ये तुझे आज पता लगा होगा, पागल है, मुझे तो बहुत सालों से पता है। आज लो सुनो, मेन टॉपिक का नाम है मास्लोस। लिखो, आप लिख दिया टॉपिक आपने? MASLOW, मास्लोस नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये पूरा टॉपिक है। मास्लोस नीड हिरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है जी, ये पूरा उसका नाम है टॉपिक का। हम पढ़ रहे थे कि मिस्टर मास्लो ने बोला कि एक इंसान कैसे मोटिवेट होता है। एक इंसान मोटिवेट कैसे होता है? हम किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से मोटिवेट नहीं कर सकते। मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग। ठीक है जी, ये हमने मोटिवेशन के चैप्टर में पढ़ा था जब हम एलिमेंट में आए। लेकिन मिस्टर मास्लो ने एक अलग थ्योरी बनाई। वो बोलते हैं मोटिवेट वही होगा जिसको जरूरत है, मतलब किसी ना किसी चीज की नीड है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं तो आप मोटिवेट नहीं होगे। सड़क पे बैठे हुए भिखारी से पूछो तेरे को कुछ चाहिए, बस उसको 10 रुपए मिल जाए, खाना खा ले, दैट्स ऑल। उसकी उतनी ही नीड है। उसको उस वक्त के खाने की जरूरत है, किसी ने भी दे दिया वो खाएगा और जाके सो जाएगा। उसको लाइफ के अंदर आगे बढ़ना, अच्छे ऑफिस में जाना, बड़ी गाड़ी में घूमना, इसकी जरूरत नहीं है। आप कितना भी लेक्चर उसको दे दो, वो मोटिवेट नहीं होगा। गली में घूमती हुई गाय को मोटिवेट करो, कभी मोटिवेट नहीं होगी। उसमें दिमाग ही नहीं है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो मोटिवेट कौन होगा? ह्यूमन बीइंग होगा। लेकिन वही ह्यूमन बीइंग मोटिवेट होगा जिसकी कुछ जरूरतें हैं। जिसकी जरूरतें नहीं है वो मोटिवेट नहीं हो सकता। इसीलिए थ्योरी है। और ये थ्योरी क्या बोलती है कि हम जरूरत के हिसाब से मोटिवेट होते हैं। एक हिरार्की मैंने चेन, अ चेन ऑफ नीड विल मोटिवेट पीपल। जैसे जैसे वो चेन चलेगी उसके हिसाब से मोटिवेशन होगी। तो इसमें से एक स्टेप बताए, प्रोसेस बताए थे मास्लो ने। पहला प्रोसेस क्या था जी? लिखो नंबर 1 पे। सबसे पहला बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स है ना। सबसे पहला था बेसिक नीड्स। हाँ, मास्लो का कैसे कैसे मोटिवेट होते हैं या। तो सबसे पहले था बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। ठीक है जी। सबसे पहले वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाए। बेसिक मैंने खाने को मिल जाए, रहने को मिल जाए, बच्चों की स्कूल फीस चली जाए, हमारा घर आराम से चलता रहे। वो बस उतने ही मोटिवेट होते हैं। उन्हें फ्यूचर की कोई चिंता नहीं। उन्हें नहीं चाहिए उनके बैंक में बैलेंस हो, उन्हें कोई जरूरत नहीं उनके पास एफडियां हो, उन्हें इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। दे जस्ट नीड देयर बेसिक नीड्स टू बी फुलफिल्ड। वो उतने में ही मोटिवेट हो जाते हैं। तो वो पहले टाइप के लोग हैं। कौन से? बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स। कौन सी नीड्स होती हैं बेसिक? रोटी, कपड़ा और मकान, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड और बस। ठीक है, फूड हो गया, हाउसिंग हो गया, क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन हो गया। इतना मिलता रहे वो मोटिवेट है। और कंपनियां ऐसे लोगों को क्या करती हैं? बेसिक सैलरी देके मोटिवेट कर लेती हैं। वो बेसिक सैलरी मिलती है, उसी से मोटिवेट होते हैं। उनसे पूछो भैया कुछ आगे पढ़ ले, कोई आगे एग्जाम दे लो। अरे नहीं यार, बस बहुत है, इतने में घर चल रहा है और नहीं चाहिए। ठीक है। अब दूसरे लोग कौन से होते हैं? सेकंड कौन से होते हैं? तो लिखो क्या था हमारे पास? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चाहिए कि उनके पास प्रॉपर्टी हो। वो सोचते हैं कि हमारा एक स्टेटस बने, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि हमारा फ्यूचर भी सिक्योर होना चाहिए। आज हम काम कर रहे हैं, 10 साल के बाद इस पावर से काम नहीं कर पाएंगे, हमारी पावर घट जाएगी, काम करने की ताकत घट जाएगी, और 10 साल के बाद इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जो आज कमा रहे हैं। तो जब हम कमा रहे हैं तो हम अपना फ्यूचर भी सिक्योर कर ले। ऐसे कुछ बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं तो वो ये सोच के पढ़ रहे होते हैं कि फ्यूचर को सिक्योर करना है। कुछ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि छोटी मोटी नौकरी मिलेगी, काम चल जाएगा। कुछ इसलिए पढ़ रहे होते हैं कि ना, काम करना है तो बड़ा करना है, नौकरी करनी है तो बड़ी करनी है। 2 तरह के बच्चे हो गए ना, ऐसे 2 तरह के एम्प्लॉय हैं। पहले वो जिनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, दे आर मोटिवेटेड। दूसरे कौन से? जो सोचते हैं क्या? सेफ्टी एंड सिक्योर नीड्स, सिक्योरिटी। उन्हें फ्यूचर भी सिक्योर चाहिए, उन्हें प्रॉपर्टी चाहिए, उन्हें अपने घर के साथ साथ 2 और प्लॉट चाहिए, उन्हें बैंक में बैलेंस चाहिए, उन्हें अपने फ्यूचर के लिए पेंशन प्लान चाहिए। वो ऐसे सिक्योर नहीं मानते अपने आप। वो बोलते हैं हमारा फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। इसमें लिख लिया था हमने, तो लिखो इसके अंदर जल्दी से लिखो आप।
इसमें लिखो फटाफट, दीज नीड्स इंक्लूड security, and protection from physical and emotional harm. ये कौन सी जरूरतें हैं जिसमें एक इंसान सेफ्टी और सिक्योरिटी मांगता है, और कंपनी ये जरूरत कैसे पूरी करती है? लिखो, द ऑर्गेनाइजेशन satisfies these needs. The organization satisfies these needs by providing job security, comma, stability of income, comma, pension plan, stability of income, comma लगा के, stability of income, comma, pension plans and etc. अब ये ज्यादा मेहनत से काम करने वाले लोग हैं, पहले वाले के कंपेयरली ये लोग ज्यादा मेहनत करेंगे, जिन्हें क्या चाहिए, जिन्हें फ्यूचर भी सिक्योर चाहिए। अब तीसरे कौन सी नीड होती है? कुछ लोगों की तीसरी नीड क्या है, अगली वाली, तो लिखो फटाफट जल्दी से, सोशल नीड्स। कुछ लोगों के अंदर ये जरूरत होती है, कुछ लोग मोटिवेट होते हैं, उन्हें लगता है कि उनके अच्छे दोस्त होने चाहिए, उनकी दोस्ती बड़े बड़े घरों में होनी चाहिए, पॉलिटिशियन से होने चाहिए, अच्छे लोगों से उनकी दोस्ती होनी चाहिए, उनका स्टेटस सिंबल होना चाहिए, वो हर एक जने खने से बात नहीं करना चाहते। आप देखो ना, क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे आपको क्लासों में मिल जाएंगे, वो हर एक से बात नहीं करते। वो उसी से बात करेंगे जो उनके लेवल का होगा पढ़ाई के अंदर। कभी कभार मस्ती कर लेंगे आपके साथ साल में एक बार, लेकिन अक्सर आप उनको उनके साथ बैठे हुए देखोगे जो उनके लेवल में पढ़ाई करने वाला होगा। वो फालतू बच्चों के बैठ के फालतू टाइम पास नहीं करते, ऐसे एम्प्लॉय होते हैं। ऐसे ही नहीं, अभी सेंट्रल स्कूल की बात मत करो, केवी स्कूल की बात मत करो, ठीक है। ये देखो वहां सब खराब हो गया, सब खत्म है वहां। अब देखो इधर, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, ये भी लोगों की एक नीड है, सोशल नीड। लोग चाहते हैं कि उनके अच्छे फ्रेंड्स बने, लोग उन्हें पहचाने, वो अच्छे से लोगों से मिल सके। जो लोग इस तरह की नीड लेके चलते हैं वो भी मोटिवेट होते हैं। तो लिखो सोशल नीड के अंदर, दीज नीड्स इंक्लूड अफेक्शन, acceptance, friendship, and sense of belongingness. These needs include affection, acceptance, friendship, and sense of belongingness. The organization satisfy these needs through informal organizational structure. जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना ऑर्गेनाइजेशन का, वहां पे टॉपिक कटवा दिया गया था इस साल। एक कंपनी में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल। लेकिन मैंने बताया था आपको उस टाइम पे भी, जब हमने चैप्टर पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फॉर्मल स्ट्रक्चर, एक होता है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। फॉर्मल स्ट्रक्चर वो है जहां कोई किसी से बात नहीं कर सकता। अगर आपको किसी ऑफिस में जाना है
किसी डिपार्टमेंट में जाके बात करनी है तो यू हैव टू गो फॉर द चेन, या तो हिरार्की चलना पड़ेगा, है ना। लेकिन या सीनियर से फिर उसके बाद आगे से बात चलेगी। लेकिन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे आप किसी भी ऑफिस में धड़ल्ले से घुस जाओ और अपनी बात कह दो। तो जब सोशल नीड्स की बात आती है तो कंपनी इनफॉर्मल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है ताकि लोग आपस में बात कर सकें और अपनी सोशल नीड को पूरा कर सकें फॉर मोटिवेशन। ठीक है जी, आ जाओ लिखो चौथे तरह की नीड कौन सी होती है? एस्टीम नीड्स। एस्टीम, ESTEAM, एस्टीम नीड्स मतलब ईगो। हाँ वो भी कह सकते हो आप, ईगो भी कह सकते हो। अब कुछ लोग जो है ना उनके अंदर ये भी जरूरतें होती हैं, ये भी एक तरह के लोग हैं। ईगो मतलब प्रेस्टीज, सेल्फ कॉन्फिडेंस भरा हुआ होता है उनके अंदर, वो भी मोटिवेट होते हैं, जिनकी ये भी जरूरत है। ठीक है जी, तो लिखो क्या है ये? एस्टीम नीड्स इंक्लूड oblique refer to those needs satisfaction of which leads to self confidence and prestige. These needs include self-respect. Autonomy, status, recognition, etc. ठीक है जी। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ऑफिस में काम करने वाले या स्कूल में भी ऐसे लोग काम करने वाले होते हैं, वो बढ़ चढ़ के स्टेज पे आएंगे, हर स्टेज के प्रोग्राम में वो हिस्सा लेंगे, वो पढ़ाई में भी टॉप करेंगे। आपकी स्कूल में थी ना, कौन थी वो? एक थी आर्मी स्कूल में, उसने हर स्टेज के प्रोग्राम को अटेंड किया है। मालूम है क्या नाम था उसका? ना, निकिता गिल। जानते हैं आप निकिता गिल? है वो हर स्टेज के प्रोग्राम में होती थी कि नहीं होती थी? एक टॉपर रही है आपके स्कूल की कॉमर्स की, उसके 2 नंबर ज्यादा थे अपनी त्यागी से। वो हर स्टेज के हर प्रोग्राम में थी, वो स्कूल के हर प्रोग्राम में बाहर भी गई, वो उसमें भी थी, क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स में भी, वो स्पोर्ट्स में भी थी। जब उसको पढ़ाने जाता था सुबह 4 बजे वो दौड़ के आ रही होती थी। ब्रिगेडियर साहब की बच्ची थी वो, उसके फादर ब्रिगेडियर थे, वो दौड़ के आती थी, वो दौड़ने में भी थी, सारे काम करने में, साइकिलिंग भी करते हुए देखा मैंने उसको, एक्सरसाइज भी करते हुए देखा, वो हर काम करती है, मतलब ऑलराउंडर। ऐसे लोगों को भूख होती है कि लोग उनको पहचाने, लोग उनकी रिस्पेक्ट करें, उनका एक नाम हो जाए मार्केट के अंदर। ऐसे वाले लोग भी मोटिवेट होते हैं। और कंपनी क्या करती है इनके, लिखो, द ऑर्गेनाइजेशन satisfy these needs. The organization satisfy these needs by giving job titles. ठीक है जी, by giving job titles and etc. अब ये जॉब टाइटल मालूम है क्या होते हैं? डिप्टी सेल्स मैनेजर, फिर सेल्स मैनेजर, फिर HOD सेल्स मैनेजर, ये सब जॉब टाइटल्स है। ये कंपनियों ने क्यों बनाई मालूम? ये पोस्ट क्यों बनाई कंपनियों ने? ताकि लोगों की ये वाली नीड पूरी हो सके। कुछ लोगों के अंदर मोटिवेशन कैसे आती है? पोस्ट के हिसाब से। वो बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा है, वो एज ए जूनियर अकाउंटेंट कंपनी में एंटर किया, और उसकी चाहत क्या है? वो एक HOD अकाउंट्स बनना चाहता है, तो क्या करेगा? मोटिवेट हो जाएगा। अब जिसमें चाहत ही नहीं है, जिसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है और वो खुश है, वो आगे मोटिवेट नहीं होगा। लेकिन जिसके अंदर ये है कि लोग मुझे पहचाने, लोग मेरा नाम ले और मुझे जाने कि मैं भी कुछ था, तो बस वो मोटिवेट रहेगा। कौन सी नीड है उसकी? उसकी है ईगो नीड, एस्टीम नीड। वो जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं।
वो स्टेटस चाहते हैं, वो जॉब टाइटल्स चाहते हैं, वो जूनियर अकाउंटेंट से एचओडी अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनना चाहते हैं, वो सीनियर अकाउंटेंट बनना चाहते हैं। ये वाली नीड्स हैं। और कंपनियां इन नीड्स को कैसे पूरी करती हैं? बाय गिविंग जॉब टाइटल्स। तभी कंपनी के अंदर ये नहीं बोला जाता अकाउंट्स डिपार्टमेंट, क्या बोला जाता है? ये एचओडी अकाउंट्स है, ये इसके बाद सीनियर अकाउंटेंट है, ये जूनियर अकाउंटेंट है, ये ट्रेनी है, ये लर्नर है, ये फ्रेशर है। इस तरीके से बांटे जाते हैं, ये वाली नीड को सामने रखते हुए। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट। एक और नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ACTUALISATION सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब ये क्या होती है? ये क्या नीड होती है? देखो, दिस नीड्स इंक्लूड ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। ये पता है कौन से लोग हैं? ये कौन सी जरूरत है? ये उन लोगों की जरूरत है जो लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं। आपने कभी सुना होगा, कभी कभी आप सुनते हो, या 70 साल के आदमी ने एक नई इन्वेंशन कर दी। जैसे अभी आप देखो ना, अभी एग्जांपल लो, अभी ये कौन है? वो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बना है, क्या नाम है उसका? हाँ, वो जो प्रेसिडेंट बना है, हाँ बन गया, जिसने हराया ट्रंप को। उसकी एज जो है, अब क्या एज है उसकी? 70 से अबव है। मालूम है, जब उसने मैरिज की थी तो उसने अपनी मदर इन लॉ से पूछा था, उसका इंटरव्यू भी पढ़ रहा था मैं इसमें, उसकी मदर इन लॉ से पूछा था कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो? तो बोला, मैं एक दिन अमेरिका का प्रेसिडेंट पक्का बनूंगा। एट द एज ऑफ 26 ही प्रॉमिस टू मदर इन लॉ कि मैं एक दिन इस अमेरिका को लीड पक्का करूंगा। लेकिन उस वादे को पूरा करते करे उसे 50 साल लग गए, लेकिन वो थका नहीं। वो KFC के बारे में आप सुनते हो ना, KFC, उसकी स्टोरी तो आपने पढ़ी होगी, फेसबुक बहुत बार आती है। वो आदमी अपनी जिंदगी में 19 बार फेल हुआ। 19 टाइम्स उसने बिजनेस किए और 19 टाइम्स बिजनेस में फेल हुआ। ये उसका 20वां बिजनेस था, KFC। हाँ, वो जिसका चिकन बहुत मशहूर है ना, उसने पता नहीं जिंदगी में क्या क्या काम नहीं किए। ये वो वाले लोग हैं, मालूम है, ये वो वाले लोग हैं जो कुछ नया करना चाहते हैं। ये कुछ नया करने के चक्कर में हमेशा मोटिवेट रहते हैं। इन्हें लगता है कि जिंदगी में कभी हार हो ही नहीं सकती, इन्हें ऐसा लगता है। ये कुछ इनिशिएटिव, कुछ ना कुछ पंगे लेते रहते हैं, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेते रहते हैं ताकि लोग इनको पहचान सके और ये ग्रोथ कर सके और ये सफल हो सके लाइफ के अंदर। ये तब तक नहीं टिक के बैठते जब तक सक्सेस ना हो जाए। ये वो वाले लोग हैं। और ऐसे ही एग्जाम्पल हम सुनते हैं, जैसे आज हम प्रेसिडेंट को देख रहे हैं, ट्रंप को भी देखो ना आप, जिस टाइम में लोग रिटायर होते हैं उस टाइम में वो प्रेसिडेंट बना, है ना। आप देख के देखो ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने आ जाएंगे जहां पे आप देखोगे। और वो देखो कौन सा था, ओबामा। वो कहां पे था, कहां पैदा हुआ? वो अफ्रीका में है। और कहां जाके प्रेसिडेंट बना वो, सोच के देखो। तो मतलब उसकी वही थी वो, और ओबामा की फुल फॉर्म बनाई वहां अफ्रीका में जब मैं था, लोगों ने बनाई, ओरिजिनली बोर्न अफ्रीकन टू लीड अमेरिकन, ऐसा कुछ था, टू रूल अमेरिकन। ओबामा था ना, OBAMA था ना ओबामा। तो उसने बोला ओरिजिनली बोर्न अफ्रीकन टू लीड अमेरिकन, ऐसा कुछ बनाया, टू मैनेज अमेरिकन। ओबामा कहां पैदा होकर बंदा कहां पहुंच गया। ये वो वाले लोग हैं जो कभी हार नहीं मानते, उन्हें बस कुछ ना कुछ नया करने का जुनून है। वो हमेशा मोटिवेट रहते हैं। ये वाला काम फेल हो गया, फिर मोटिवेट, चल अगला करते हैं। इसमें फेल हो गए, चलो अगला ये वाला करके देखते हैं। दीज आर द पीपल दे नेवर फील कि वो फेल हो सकते हैं। अब कंपनी इनके लिए क्या करती हैं, इनकी नीड्स कैसे पूरी करती हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोल देती है ऐसे लोगों के लिए। लगे रहो, कुछ ना कुछ नया करते रहो, लेते रहो पंगे लेते रहो। ठीक है जी, आ जाओ, लिखो इसके अंदर, दिस नीड्स इंक्लूड ग्रोथ एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। दे आर कंसर्न with becoming what a person
is capable of becoming. They are concerned with becoming what a person is capable of becoming. ठीक है जी, मतलब एक आदमी नहीं मालूम है कि आदमी कुछ भी कर सकता है और कर भी सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। हम लोग 12वीं क्लास के अंदर नंबर लाने से डरते हैं, लेकिन लोग बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। अभी अमेरिका के अंदर वो अंतरिक्ष में जाने के लिए पैसेंजर प्लेन चल पड़ा हुआ, मालूम है? अभी भेजे उन्होंने 2 लोग। न्यूज सुनते हो आप? आपको न्यूज नहीं सुनते, यही तो प्रॉब्लम है आपके साथ। आपको वो सुना दो, वो क्या नाम है वो गाने जो मैं कल बता रहा था, लेकिन आप न्यूज नहीं सुन सकते, न्यूज नहीं सुनोगे आप। मैंने कितनी बार रिक्वेस्ट किया आप लोगों से कि सिर्फ डीएनए सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, सिर्फ 15 मिनट, सुबह भी आता है 9 बजे, सिर्फ 15 मिनट के लिए। अब आप कहोगे सर जी न्यूज से पैसे मिलते हैं क्या आपको? मैं किसी से कमीशन नहीं लेता, आई एम नॉट अ कमीशन एजेंट, लेकिन मैं सच कह रहा हूं, आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए सिर्फ 15 मिनट के न्यूज सुनने जरूरी है 12वीं क्लास के बच्चे को। क्योंकि आपने 12वीं करके पीएन नहीं बनना है, आपने 12वीं करके जो नॉलेज गेन करनी है उसका आगे भी यूज करना है ना, आगे भी तो यूज करना है आपने। अरे जीके के टेस्ट होते हैं, हर जगह पे टेस्ट होते हैं, तो आपको जीके भी तो मजबूत होगी आपसे अगर न्यूज सुनोगे। और एक रजिस्टर साथ में रख लो। अच्छी बात यह है कि आप एक रजिस्टर रखो साथ में, आज की डेट डालो और लिखो न्यूज डीएनए। और जो इंपॉर्टेंट बात देखो, अभी राजनीति से रिलेटेड पॉलिटिकली कुछ बड़ा हो जाए उसको नोट कर लो, कुछ नया हो जाए, दुनिया का कुछ बड़ा हो जाए उसको नोट कर लो। इससे क्या होगा? यू विल मेंटेन योर जीके रजिस्टर। कल जब कोई इंटरव्यू देने बैठोगे, दैट रजिस्टर विल बी मोर देन एनफ फॉर यू, क्योंकि आज से 5 साल बाद इंटरव्यू में आओगे आप, और आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आने वाले 5-6 साल के ही होंगे, पिछले 5-6 साल के। 20 साल 25 साल पुराना बहुत कम पूछा जाता है। जब आप जॉब देने इंटरव्यू में कहीं बैठोगे तो आपसे आपकी लाइफ से पिछले 5-6 साल का ही पूछा जाएगा। अगर आप आज से भी शुरू करो मेंटेन करना रजिस्टर, तो जब तक आप जॉब देने जाओगे आपके पास अपनी जीके मेंटेन होगी। और नॉट ओनली जीके, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके पास होंगे जो किसी के पास नहीं होंगे। आप समझते नहीं हो 15 मिनट के न्यूज देखने का कितना फायदा है, इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन आप 50 गाने सुन सकते हो 15। अभी देखो, हाँ, दो दिन पहले उन्होंने एक पैसेंजर्स भेजे, 2 पैसेंजर्स नासा वालों ने अंतरिक्ष पे, वहां पे पैसेंजर प्लेन स्टार्ट हो गया, मालूम है आप? हाँ, पैसेंजर मतलब प्लेन ही बोलेंगे ना उसको, एयरक्राफ्ट है लेकिन प्लेन ही हुआ ना, पैसेंजर जा रहे हैं, 2 ही जा सकते हैं उसमें 2 ही लोग जा सकते हैं। और वहां जाके उनसे मिले जो लोग वहां ऊपर थे ना पहले से, स्पेस में जो थे, उनसे वो मिले, उन्होंने उनकी फोटो भी भेजी, नीचे सब कुछ टीवी पे दिखा रहे थे जो पहले से वहां थे। एलियंस नहीं है, पहले से वहां लोग हैं। वो पूरा उन्होंने वो बनाया है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसपे उन्होंने स्विमिंग पूल्स भी बनाए हैं, सब कुछ किया है। हाँ, अरे वो सब बता रहे थे, वो वहां पे उन्होंने होटल बनाया बकायदा अमेरिका। सुनो तो सच बता रहा हूँ, उन्होंने वहां होटल मेंटेन किया है ना। ये सब न्यूज से पता लगेगा आपको, ये सब न्यूज से पता लगता है, आप सुनते नहीं हो। आगे लिखो, बस वापिस आ जाओ स्पेस से। द ऑर्गेनाइजेशन, लिखो द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई दीज नीड्स, द ऑर्गेनाइजेशन satisfies these needs by allowing the employees to take initiative to become what they are capable of becoming. What they are capable of becoming. To become what they are capable of becoming. यानी ऐसे लोगों को कंपनियां अलाउ करती हैं इनिशिएटिव्स लेने से, पंगे लेने से, और उन्हें बोलती हैं जो बनना चाहते हो बन के देखो, जो करना चाहते हो करके देखो। उसके लिए कंपनियां रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स खोलती हैं, उसके लिए कंपनियां एक्सपेरिमेंट डिपार्टमेंट्स खोलती हैं ऐसे लोगों के लिए जो कुछ हटके करना चाहते हैं दुनिया से। तो बिजनेस के लिए करेंगे ना? हाँ, कंपनी के लिए करेंगे।
अपनी तो नॉलेज गेन होगी ना, नाम तो उनका ही होगा, है ना। आप कुछ कंपनी के लिए ऐसा हटके करोगे जो किसी ने सोचा नहीं होगा, तो कल नाम, ये जो बंदे जो हम जो पढ़ रहे हैं थ्योरी, सुनो मेरी बात, ये मसलों की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, उसके पहले भी आपने पढ़ा था, याद है W. टेलर, वहां पे सेकंड चैप्टर में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर एक और पढ़ा था आपने, याद है, हेनरी फ्योल, बोले तो नहीं, कौन लोग हैं वो, उनके बारे में पढ़ा था ना। वो एक कौन था, वो इंजीनियर की तरह काम करते करते कहा मैनेजमेंट में पहुंच गया, उसने थ्योरी लिख दी अपनी, और उसकी थ्योरी को हम आज तक पढ़ रहे हैं। कभी किसी इंडियन की थ्योरी पढ़ी है आपने किसी किताब के अंदर? कहाँ पढ़ी बताओ, कहाँ, कौन से चैप्टर में? यही तो समस्या है, हम लोग थ्योरी लिखने से हट जाते हैं पीछे। ठीक है जी, आओ आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक में लिखें। देखो, मास्लोस थ्योरी आर बेस्ड ऑन, Maslow's theory is based on some assumptions. Is based on some assumptions. हर थ्योरी के पीछे कुछ assumptions होती हैं, ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में पढ़ते आ रहे हो। आपने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा, देयर वर सम assumptions. आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई पढ़ा, देयर वर सम assumptions. हर थ्योरी के पीछे कुछ assumptions होती हैं, एज्यूम करना पड़ता है कुछ, इसकी भी कुछ assumptions हैं। तो लिखो नंबर 1, पहली assumption ये है दैट पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स। पीपल्स बिहेवियर इज बेस्ड ऑन देयर नीड्स, यानी आदमी की जरूरत के हिसाब से उसका बिहेवियर होता है। कितनी बड़ी assumptions है, जैसी आपकी जरूरत होगी वैसा ही आप बिहेव करोगे, ये उसकी पहली assumption है। लिखो assumption नंबर 2, पीपल्स नीड आर इन हिरारिकल ऑर्डर। पीपल नीड्स आर इन हिरारिकल ऑर्डर, मतलब चेन में होती हैं, आर इन हिरारिकल ऑर्डर। कुछ मैंने कहा ना, कैसे था, कौन सा ऑर्डर था बताएगा मुझे सबसे पहले कोई? सबसे पहले बेसिक नीड्स, फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिर सोशल नीड्स, फिर एस्टीम नीड्स, और फिर ये एक ऑर्डर में है, ये ऑर्डर में चलेगा, ये चेंज नहीं हो सकता ऑर्डर। आ जाओ तीसरा लिखो, A satisfied need cannot motivate a person. ठीक है जी, टारगेट सेट कर दिया, 100 मार्क्स लेने हैं अकाउंट्स के अंदर, सो नहीं सकते फिर आप। अगर टारगेट सेट हो जाए और दिल में हो जाए कि 100 मार्क्स लेने हैं, फिर वो आपको सोने नहीं देंगे, वो टारगेट आपको सोने नहीं देगा। लेकिन जिस दिन वो आपका टारगेट पूरा हो गया, फिर आप मस्ती से सो जाओगे, जब तक अगला कुछ टारगेट सेट नहीं करोगे। मतलब वंस यू हैव गॉट इट व्हाट यू वांट, देन यू कैन नॉट बी मोटिवेटेड। जब एक बार आपकी नीड सेटिस्फाई हो गई, फिर आप मोटिवेट नहीं होते, जब तक कि अगली कोई नीड ना आ जाए, और लाइफ ऐसी ही चलती रहती। सबसे पहले क्या चाहिए था? स्कूटर, फिर क्या चाहिए था? कार, फिर बड़ी कार, फिर बड़ा घर, और ये कभी नहीं हटता, ये हटेगा कभी भी नहीं, ये कभी नहीं हटेगा। हाँ, एरोप्लेन तक भी लोग पहुंचे ना, अपने हैं, वो बोलते हैं हमारे घर पे लैंड होना चाहिए, हम यहीं से उड़ेंगे, है हमारे लोग हैं ना ऐसे वाले। तो ये जरूरतें नहीं हटती हैं, ये कभी नहीं हटेगी। और जब तक एक जरूरत रहेगी तब तक मोटिवेशन रहेगी। जिसकी कोई जरूरत नहीं उसकी कोई मोटिवेशन नहीं। जैसे मैं एग्जांपल दिया, भिखारी सड़क पे बैठा हो, भिखारी की क्या जरूरत है? बस एक टाइप का खाना, वो मिल गया, खत्म, सो गया, कोई मोटिवेशन नहीं। ठीक है, ये पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले स्कूल में भरे पड़े हैं, स्कूल, हर स्कूल में 6000, 5000, 3000, 2000 बच्चे पढ़ रहे हैं, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं भेड़ बकरी की तरह, लेकिन उनसे कितने मोटिवेट है? बहुत कम। हर क्लास में कितने? 3 या 4 मैक्सिमम। एक क्लास में 3 या 4 बच्चे ऐसे होंगे जिनका टारगेट सेट होगा और वो मोटिवेट होंगे। बाकी सब क्या? बाकी सब एक के पीछे एक, भेड़ बकरी वाला काम है ना। तो मोटिवेशन तभी है
जब तक आपकी कोई जरूरत है, और जब जरूरत खत्म हो गई मोटिवेशन खत्म। जब तक अगली जरूरत नहीं आएगी तब तक आप मोटिवेट नहीं होगे। फाइन, आज अगला लिखो, नेक्स्ट लिखो। अ पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ a person moves to the next higher level of the hierarchy only when the lower need is satisfied. When the lower need is satisfied. ठीक है जी। ये जो आप पढ़ रहे हो अभी, हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग का सेकंड एलिमेंट, जिसका नाम है मोटिवेशन। लेकिन आप जब आए तो आपने मिस किया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज द फीचर ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक आपने मिस किए। अगर आप उनको भी नोट कर लोगे तो एटलीस्ट मोटिवेशन में आप बराबर में चल पड़ोगे। राइट। उसके बाद हमने पढ़ा मिस्टर मास्लोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ दैट थ्योरी। अब हम पढ़ रहे हैं कंक्लूजन। लिखो कंक्लूजन, बस आप कंक्लूड कर दो, नीचे लिखो कंक्लूजन। मास्लोज थ्योरी फोकस ऑन द नीड्स कर लेना, ऑन द नीड्स एज द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मास्लोज थ्योरी फोकस ऑन द नीड्स एज द बेसिस फॉर मोटिवेशन। ये मास्लो की थ्योरी थी। इट हेल्प्स द मैनेजर्स टू रियलाइज दैट need level of employees should be identified. Need level of employees should be identified to provide motivation to them. एक मैनेजर को है, ये थ्योरी कैसे हेल्प करती है। एक मैनेजर जो बहुत सारे लोगों को मैनेज कर रहा है, उसे मालूम चल जाता है कि कौन से आदमी की क्या जरूरतें हैं। मतलब उसको उसकी प्रॉब्लम्स का पता होता है और उसकी नीड्स का पता होता है। उसकी नीड्स के हिसाब से ही उस आदमी को, उस एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। मैंने कहा ना, बहुत तरह के एम्प्लॉय हैं। वो एम्प्लॉय जो सिर्फ सुबह सुबह डब्बा लेके ऑफिस में आते हैं, खाने का बैठते हैं, 8 से 5 तक काम करते हैं, बीच में 1 घंटा लंच करते हैं और घर चले जाते हैं, जाके सो जाते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कुछ सीखने का। उन्हें कोई बोल भी देना, यार तू कंप्यूटर नहीं जानता है, मान लो पुराने जमाने के एम्प्लॉइज हैं, उन्हें कंप्यूटर नहीं आता, तू कंप्यूटर सीख ले यार, अरे छोड़ यार, अभी मर जाना है बस 10 साल बाद। उनकी ये लैंग्वेज होती है। दे जस्ट वॉन्ट टू कवर देयर बेसिक नीड्स, दे विल नेवर बी मोटिवेटेड। आप उन्हें कितना भी लेक्चर दो, उन पर असर नहीं होने वाला। फिर दूसरे वो हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। फिर उन्हें समझाया जाएगा, अगर यार तू कंप्यूटर सीख लेना, तेरी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर जो तेरी सैलरी इंक्रीज होगी तो तू उसको जमा करवाना शुरू कर देना बैंक के अंदर। अभी तो तेरे खर्चे पूरे हो रहे हैं ना, तू कंप्यूटर सीख लेगा, तेरी सैलरी बढ़ जाएगी। सैलरी बढ़ेगी तो क्या होगा? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, तेरी जॉब पक्की हो जाएगी, तुझे कोई निकालेगा भी नहीं ऑफिस से। और फिर तेरा पैसा जो बढ़ेगा उससे तू इन्वेस्ट कर देना बैंक के अंदर या म्यूचुअल फंड्स के अंदर। इससे तेरे को क्या होगा? इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी, तेरी पेंशन, तेरा बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये दूसरे तरह के लोग हैं। फिर तीसरे तरह के लोग कौन से होते हैं? जो चाहते हैं कि लोग अच्छे तरह उनको पहचाने, जहां वो रहते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, लोगों को पता लगे कि हाँ ये बंदा किसी अच्छे ऑफिस में अच्छी स्टेज पे काम करता है। उनके अंदर एक ही भूख होती है, स्टेटस, अच्छे अच्छे लोगों से दोस्ती। फिर वो भी मोटिवेट हो जाते हैं, उनको भी मोटिवेट करना आसान है।
चौथे कौन से होते हैं? ईगो, एस्टीम, है ना, जो चाहते हैं कि रिकॉग्निशन हो, जिनका एक मार्केट में स्टेटस हो, लोग उनको पहचाने, पूरी कंपनी में उनका नाम चलता हो। जैसे आप देखो ना, आप देखो बिग बाजार में गए हो कभी आप? है वहां एक बोर्ड लगा होता है, या वो विशाल मेगा मार्ट में वहां एक बोर्ड जाती है, एक बोर्ड लगा, उसमें लिखा है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। वो बोर्ड किसके लिए मालूम है? ये एस्टीम नीड्स पूरी करने के लिए। देखा आपने? देखा ना एम्प्लॉय ऑफ द मंथ? आप गौर नहीं नोटिस करना, आप जैसे आप घुसते हो ना सामने, जहां वो रखते हो बैग, है ना, विशाल के अंदर, उस सामने बड़ा सा एक बोर्ड लगा है, उसमें फोटोज लगी होती हैं उनकी जो एम्प्लॉय रहे हैं पिछले महीने की, है। आप देखना चाहते हैं? कोई नहीं, नोट करना, आपने नोट नहीं किया होगा आज से पहले, ऐसी चीजें नोट किया करो। ये क्या है मालूम है? इससे क्या होगा? हमें क्या मतलब उस आदमी से जो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बना, लेकिन उसको मतलब है जो काम कर रहा है। जो लोग वहां काम कर रहे हैं उनके अंदर ये मोटिवेशन लाने का एक तरीका है कि भैया तुम अच्छा काम करोगे, तुम्हारी फोटो यहां लगाई जाएगी, पूरे एक महीने लगी रहेगी, जब तक अगला आदमी नहीं चुना जाएगा। जो भी लोग आएंगे, तुम्हारे घर के भी आएंगे सामान के लिए, देखेंगे तुम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे हो, है ना। फिर तुम्हारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा जब तुम जॉब छोड़ोगे कि तुम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ रहे कितनी बार, है ना। इससे तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी आगे जाके कहीं। ये मोटिवेशन है। लेकिन ये किनके लिए मोटिवेशन है? जिनके अंदर ये भूख है कि लोग उन्हें पहचाने। जिनके अंदर कोई भूख ही नहीं, उन्हें आना है और काम करके चले, उनको नहीं कर सकते मोटिवेट आप, है ना। कौन से बच्चे मोटिवेट कर सकते हैं आप? जिनके अंदर आगे बढ़ने की कोई भूख हो। ये सब ड्रामेबाज बैठे हैं, इनमें कोई भूख नहीं। चलो आगे चलो, आगे आ जाओ, आगे लिखो। फॉर एग्जाम्पल इसी में, अ मैनेजर कैन यूज financial incentives to satisfy the basic psychological needs of lower level employees. And non-financial incentives to satisfy social and esteem needs for higher level employees. Esteem needs for higher level employees. एक मैनेजर को पता लग जाता है कि ये लो लेवल का आदमी है, इसको थोड़े से पैसे बढ़ा दोगे, पैसे के लिए अच्छा काम करेगा, ठीक है जी। और हायर लेवल का आदमी हो तो उसके लिए सोशल या एस्टीम नीड पूरी कर दो, वो अच्छे से काम करेगा। जो हाई लेवल के आदमी होते हैं, हायर स्टेटस में बैठे होते हैं, उनकी भूख अलग होती है। जो लो लेवल के होते हैं उनकी भूख अलग होती है, ठीक है जी, अलग अलग। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड व्हाट इज द नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स? ये क्या होते हैं? तो लिखो नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसेंटिव? लिखो, इंसेंटिव मीन्स all measures which are used to motivate people to improve performance. आपने सुना कभी घर पे मम्मी को कहते हुए, मेरा बेटा अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे नंबर लाएगा तो अच्छा सा फोन लेके दूंगी, अच्छा सा पढ़ेगा, अच्छा से नंबर लाके देगा तो बाइक लेके दूंगी। पापा ने कहा होगा कहीं।
सुना कभी आपने? अच्छी सी चीज जो भी आपने मांगा होगा, दैट इज कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, जहां पैसा इन्वॉल्व नहीं है, चीजें इन्वॉल्व है। या मम्मी ने कहा कि अगर मेरा बेटा बहुत अच्छा नंबर लेके आएगा 12वीं में तो मैं पॉकेट मनी लगा दूंगी, एवरी मंथ आपको कुछ पॉकेट मनी मिलनी स्टार्ट होगी, दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। आपको सिर्फ मोटिवेट करने का एक तरीका है ताकि आप अच्छा परफॉर्म कर सको, आप अच्छे नंबर ला सको, ये उसका एक मेथड है। तो दो मेथड हैं किसी को मोटिवेट करने के, क्या? या तो फाइनेंशियली या फिर नॉन फाइनेंशियली। लेकिन ज्यादातर फाइनेंशियल मेथड कहाँ यूज होते हैं? लो लेवल लोगों के लिए, जिनको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और बाकी मेथड कहाँ चलते हैं? हायर लेवल के लिए। तो लिखो सबसे पहले फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या होते हैं। सबसे पहला इंसेंटिव क्या हो सकता है, बोलो? फाइनेंशियल इंसेंटिव में सैलरी एंड अलाउंस। सबसे पहला इंसेंटिव है सैलरी एंड अलाउंस। फॉर एवरी एम्प्लॉय, इसी के अंदर लिखो, फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव। फॉर एवरी एम्प्लॉय सैलरी इज द बेसिक फाइनेंशियल इंसेंटिव। Financial incentive. It includes basic pay, allowances and others. दूसरा होता है सेकंड इंसेंटिव, लिखो, बोलो और क्या हो सकता है? आपने अलाउंस भी दे दिया, सैलरी भी दे दी, डीएटीए भी दे दिया, और कैसे मोटिवेट कर सकते हो? बोनस भी ठीक है, और प्रॉफिट शेयरिंग। नंबर 2 पे लिखो प्रॉफिट या शेयर्स दे देना अपने एम्प्लॉयज को, प्रॉफिट शेयरिंग। ठीक है जी। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने बहुत अच्छे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए मालूम है क्या कर देती हैं? मैनेजर बिकम अ पार्टनर। सुना था आपने, पढ़ा था ना पार्टनरशिप के चैप्टर में, मैनेजर बिकम अ पार्टनर या एम्प्लॉय बिकम अ पार्टनर कह सकते हो। और यहां भी कंपनी की बात करें तो क्या करती हैं? शेयर्स दे देती है, इश्यू ऑफ शेयर्स। अपने एम्प्लॉयज को 2000 शेयर दे दिए, अब वो कहीं नहीं जा सकता, वो एम्प्लॉय के साथ साथ आपका शेयर होल्डर भी बन गया, सैलरी भी मिल रही है और शेयर होल्डर भी है, और वो भी फ्री में दे दिए, फ्री में शेयर, उससे पैसे भी नहीं लिए, बोनस में दे दिए। इस तरीके से भी कंपनियां करती हैं। तो मतलब क्या कर रही हैं? जब आप किसी को शेयर दोगे तो शेयर वाले को क्या मिलेगा? शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड। क्या होता है? शेयर ऑफ प्रॉफिट। दैट्स हाउ दे शेयर द प्रॉफिट। डिविडेंड का मतलब क्या है? शेयर ऑफ अ प्रॉफिट। ठीक है जी। बस वो मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो अपने पास बांध लेती हैं, फिर वो छोड़ के नहीं जाता कंपनी को। ठीक है जी। तो लिखो फटाफट जल्दी से, एम्प्लॉइज आर गिवन, अगर छोड़ के गया तो वापस ले, हाँ नहीं भी लेती, बाय बैक कर लेती अगर गुस्से में आ जाए, नहीं तो नहीं भी लेती। Employees are given a share. Employees are given a share in the profit of the organization. Employees are given a share in the profit of the organization. This motivates them to improve their performance. अच्छा, टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। और क्या कर सकती है? ये तो कंपनी की बात हो गई। तो पार्टनरशिप में क्या करते थे मालूम है आपको? लिख लो, को पार्टनरशिप। पॉइंट नंबर 3, को पार्टनरशिप। अपना पार्टनर ही बना लिया जी। चलो, एम्प्लॉय बिकम अ पार्टनर नाउ, मैनेजर बिकम अ पार्टनर। आ जाओ, लिख लोगे अपने इसमें, आपने पढ़ा हुआ ना मैनेजर बिकम अ पार्टनर। 2 लाइन लिख लेना अपने आप, है ना। जॉब से हटा देते हैं और क्या बना लेते हैं? अपना पार्टनर, उसको शेयर दे देते हैं ना। या लिख लो, अंडर दिस मेथड a company or a partnership will convert
एम्प्लॉय एज अ पार्टनर while giving them share in the profit as a partner while giving them share in the profit. ठीक है जी, चलो ये भी एक तरीका हो गया। और क्या तरीका हो सकता है जो उधृति ने कहा? बोनस। नेक्स्ट मेथड इज बोनस। या अभी दिवाली आएगी है ना, दिवाली निकल गई ना पीछे, अभी वो निकल गई। दिवाली पे क्या दिया? बोनस। अभी क्रिसमस पे कम ही देते हैं, न्यू ईयर आएगा है ना, वो एक क्या बोलते हैं मिक्सी उठा के दे दी है ना, एक वो मिठाई, बहुत कुछ है। कुछ ये क्या है सब कुछ? व्हाट इज ऑल दैट? इंसेंटिव। ये क्या है? इंसेंटिव है, सिर्फ आपको खुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। नहीं भी देगी तो जॉब नहीं छोड़ोगे आप, ये भी बात पक्की है। अगर कंपनी आपको गिफ्ट देना बंद करते तो क्या आप जॉब छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे। लेकिन इसको देने से क्या होता है? आपको लगता है कि कंपनी ने आपकी केयर की, उन्हें लगा कि आप भी एक फैमिली मेंबर हो, इससे आप मोटिवेट होते हो। ये सब मोटिवेशन के तरीके हैं। ठीक है जी, तो लिख लो बोनस में, बोनस इज एन इंसेंटिव, बोनस इज एन इंसेंटिव offered over and above the salary. ठीक है जी, यही छोड़ते हैं। एक दो मेथड और आगे कल लिखेंगे, इसके आगे इसको यहीं पे बंद करेंगे। ठीक है जी, इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे।